नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें अपने पास दो पॉइंट आते हैं। पहला जो बिंदु होता है उसमें विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, जबकि आज हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग क्या होगी मित्रों? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग अपन को नोट करनी है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का ये जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मित्रों आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। आपको अपना 100% जो ध्यान है यानी अपना जो माइंड है वो पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करके यहीं पर रखना है, तब तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। अन्यथा आपको ऐसे टॉपिकों को समझने में काफी समस्याएं आएंगी, तो थोड़ा आज एक्टिव रहें। सबसे पहले हम यहां पर यह समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या होता है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने अक्ष के बारे में समझा था कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं मित्रों? उसको हम अक्ष कहते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर -q आवेश रखा है मित्रों, और इस बिंदु पर +q आवेश रखा है, यानी बिंदु A पर -q आवेश है और बिंदु B पर +q आवेश है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है, इस काल्पनिक रेखा को इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। यानी अपने पास ये जो काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों आवेशों को मिलाती है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं मित्रों? इसको हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अक्ष के अगर लंबवत कोई रेखा खींच दी जाए, यानी ये जो अक्ष है इसके मध्य बिंदु से इस अक्ष के लंबवत अगर कोई रेखा खींच दे, मान लेते हैं ये अक्ष अपना, तो इस अक्ष के लंबवत अगर यहां पर कोई रेखा खींच दी जाती है तो उस रेखा को इस द्विध्रुव का निरक्ष कहा जाएगा। यहां पर अपने पास ये कोई बिंदु है, ये इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। यहां पर जो बिंदु वो होगा इस विद्युत द्विध्रुव का कैसा बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा छात्रों। इस अक्ष के AB जो रेखा है, AB जो रेखा है यहां पर इस द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। इस अक्ष के लंबवत अगर कोई रेखा खींच दे, ये जो अक्ष है इस अक्ष के अगर लंबवत कोई रेखा खींच दी जाती है तो लंबवत जो रेखा होगी वो इस विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाएगी। उसको हम क्या कहेंगे? इस द्विध्रुव का निरक्ष कहेंगे। तो यहां पर इस मध्य बिंदु O से ऊपर की ओर अपन ने ये लंबवत रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा है ये इस विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगी बच्चों? निरक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो AB जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये तो हमारे पास क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। इस अक्ष के लंबवत अगर हमने इसके मध्य बिंदु O से अगर कोई रेखा खींची है तो ये वाली जो रेखा है ये रेखा क्या कहलाएगी मित्रों? ये रेखा यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाएगी। यानी ये वाली जो रेखा है ये रेखा इस विद्युत द्विध्रुव का क्या है बच्चों? निरक्ष है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस निरक्ष पर कोई परीक्षण बिंदु P ले लेंगे, यानी O से कुछ दूरी पर इस निरक्ष पर हमको कोई परीक्षण बिंदु P लेना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? इस O से, ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O से R दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। यहां हमने कोई बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P की O से जो दूरी है ये क्या मानेंगे? R मानेंगे। तो ये दूरी हो गई R। इस बिंदु P की O से दूरी हो गई बच्चों R।
यानी विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उस अक्ष पर जो मध्य बिंदु वो है उससे r दूरी पर निरक्ष पर हमने एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P पर किसका मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो बिंदु P है इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो अब यहां पर O से R दूरी पर यह अपन ने एक बिंदु P ले लिया है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को इस माइनस क्यू आवेश से मिलाएंगे, इस बिंदु P को इस प्लस क्यू आवेश से मिला देंगे। यानी बिंदु P को हमने इस प्लस क्यू आवेश से मिला दिया, इसी तरह इस बिंदु P को इस माइनस क्यू आवेश से मिला दिया। बिंदु P को पहले प्लस क्यू आवेश से मिलाया और फिर बिंदु P को बाद में माइनस क्यू आवेश से मिलाया। ये जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, r है। अब यहां पर ये जो AP जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा इस अक्ष के साथ में कितना कोण बनाएगी बच्चों, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। यानी ये जो AP जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा इस अक्ष के साथ में यानी AB के साथ में कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ये हमने यहां पर थीटा कोण मान लिया है। दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी देखें तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। ये दूरी 2a क्यों मानी जाती है, 2a इसलिए मानते हैं कि जब इस अक्ष पर या इन दोनों आवेशों के बीच में जब कोई मध्य बिंदु लिया जाता है तो 2a में 2 का भाग देने पर a और a आ जाता है। यानी ये वाली दूरी a हो जाएगी और ये वाली जो दूरी होगी वो a हो जाएगी मित्रों। अब यहां पर दो आवेश हैं और दोनों ही आवेशों के कारण P पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र होंगे। ये A पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर एक अलग विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर एक अलग विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम क्या मान लेंगे, E1। यानी जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण अभी लिखना नहीं है आपको, P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हम क्या मान लेंगे, E1 वेक्टर मान लेंगे। ये हमने माना है। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसे हमने E1 मान लिया है। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या मान लेंगे, E2 वेक्टर मान लेंगे। P पर विद्युत क्षेत्र ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये E2 वेक्टर मान लिया हमने। यानी दोनों आवेशों के कारण P पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र होंगे। ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया। ये माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 मान लिया। अब ये देखना है कि E1 और E2 जो विद्युत क्षेत्र है इनकी दिशा किधर होगी। यहां पर ये परीक्षण आवेश है, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, यानी A का धनात्मक परीक्षण आवेश है हमारे पास यहां पर। तो ये जो धनावेश है, ये धनावेश यहां पर रखे धनावेश को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि एक जात के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां r दूरी पर बिंदु P पर कौन सा आवेश है, Q0 आवेश है। तो ये वाला आवेश इस Q0 आवेश पर किधर पर लगाएगा, इधर पर लगाएगा, यानी वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला जो आवेश होगा, इस आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इसी रेखा को यानी dp जो रेखा है, इस रेखा को सीधा आगे बढ़ाएंगे तो E1 वेक्टर की जो दिशा होगी वो ये वाली हो जाएगी। E1 वेक्टर इस दिशा में होगा। यानी dp जो रेखा है, इसी रेखा को आगे सीधा बढ़ा देंगे। ये आवेश इस आवेश पर इधर बल लगाता है, यानी ये आवेश इस बिंदु P पर रखे आवेश पर इधर बल लगाता है, इसलिए
विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर हो गई। समझ में आ गया होगा मित्रों। ये धनावेश है, यहां पर रखे Q0 आवेश पर इधर बल लगाएगा तो B से P की ओर ये रेखा आगे बढ़ जाएगी, ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी E1 वेक्टर की। दूसरे आवेश के लिए अगर देखें तो यहां पर ये -Q आवेश है, -Q आवेश यहां रखा हुआ है A पर, और जबकि +Q0 आवेश रखा हुआ है यहां पर P पर। +Q0 का मान आप 1 कूलम भी मान सकते हो, यानी बिंदु P पर धनावेश रखा हुआ है, धनात्मक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो ये नेगेटिव जो आवेश होगा इस धनात्मक परीक्षण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है, यहाँ पॉजिटिव आवेश है। और विजातीय आवेशों के मध्य में कौन सा बल लगता है मित्रों, विजातीय आवेशों के मध्य में आकर्षण का बल लगता है। तो ये माइनस का जो आवेश होगा, ये माइनस का आवेश यहां पर रखे धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस आवेश के कारण, यहां पर विद्युत क्षेत्र हमने क्या माना है मित्रों, E2 वेक्टर माना है। तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहां पर E2 वेक्टर की जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी, ये E2 वेक्टर की दिशा होगी, यानी -Q आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। अब यहां पर ये दो सदिश है, ये E1 सदिश है और ये E2 सदिश है। विद्युत क्षेत्र अलग अलग है, एक E1 वेक्टर है, दूसरा E2 वेक्टर है। इन दोनों का ये कटान बिंदु P हो गया, दोनों सदिशों का ये कटान बिंदु P है। इस कटान बिंदु से इस अक्ष के समांतर अगर रेखा खींचे तो इस अक्ष के समांतर रेखा हम इधर इस प्रकार से खींच देंगे, यानी दोनों जो सदिश है E1 और E2, इनका जो दोनों का कटान बिंदु है उस बिंदु से इस अक्ष के समांतर, ये जो अक्ष रेखा है AB, इसके समांतर हमने रेखा खींची और वो रेखा इधर की तरफ आ गई इस प्रकार से। ये कोण अगर थीटा हमने माना है, ये वाला कोण अगर हम थीटा मानते हैं, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, ये Z के समान आकृति बन रही है, और Z के समान जब भी आकृति बनती है मित्रों तो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण होता है। यानी जब भी Z के समान आकृति बनती है तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जितना कोण यहां पर है उतना ही कोण ये हो जाएगा मित्रों। तो ये कोण कौन सा हो गया, इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण है, यानी यहां पर ये कोण अगर थीटा माना है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। इसका रीजन क्या है मित्रों, इसका जो कारण है वो एकांतर कोण है। अब यहां पर ये जो रेखा खींची गई है, ये दोनों सदिशों के बीच में खींची गई रेखा है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इन दोनों सदिशों के मध्य में ये रेखा खींची गई है। अगर ये रेखा दोनों सदिशों के बीच में है तो ये कोण अगर थीटा है तो ऊपर वाला कोण भी कितना होगा बच्चों, ऊपर वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। यानी E1 और E2 के बीच का जो कुल कोण है उस कुल कोण का समद्विभाजन कौन करता है, ये वाली रेखा इस पूरे कोण को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये कोण नीचे का अगर थीटा है तो ऊपर का कोण भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये E1 वेक्टर है और ये E2 वेक्टर है, दोनों सदिश है अपने पास। दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है। E1 वेक्टर की अगर दिशा देखोगे तो E1 वेक्टर की दिशा इस बिंदु से इधर की ओर है, यानी B से P की ओर है। ध्यान से समझना है, इस टॉपिक का फिजिक्स के अंदर बार बार उपयोग होता है। आगे भी कई टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें आपको इसी प्रकार से सदिशों की दिशाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल सीरियस होकर के इस टॉपिक को समझना है। वैसे आपको किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आएगी अगर आप अपना ध्यान पूर्ण रूप से यहां पर केंद्रित रखते हैं तो 100% आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो E1 सदिश की अगर दिशा देखें तो E1 सदिश की दिशा B से P की ओर इधर है, तो E1 सदिश की दिशा B से P की ओर हो जाएगी। E2 सदिश की अगर दिशा देखें तो E2 जो सदिश है इसकी
इसकी दिशा P से A की ओर है, यानी E2 सदिश इधर है तो इसकी दिशा P से A की ओर हो जाएगी। दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो कैसी है मित्रों, अलग अलग है। और जब इन दोनों सदिशों की दिशाएं अलग अलग हैं तो इन दोनों सदिशों को घटकों में विभाजित किया जाएगा, यानी ये जो सदिश है इन सदिशों को घटकों में तोड़ा जाएगा। E1 सदिश के दो घटक होंगे और इसी तरह से E2 सदिश के भी दो घटक हो जाएंगे। आपने 11वीं क्लास में घटकों किसी भी सदिश का घटकों में विभाजन करना सीखा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पूर्व ज्ञान है तो आप आसानी से इन सदिशों को घटकों में विभाजित कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि मैं इन सदिशों को घटकों में किस प्रकार से डिवाइड करता हूं। जैसे मैं डिवाइड करूंगा वैसे ही आपको समझना है, जिससे आपको सदिशों को घटकों में विभक्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर E1 सदिश इधर है ये और E2 सदिश इधर है। अब यहां पर E1 सदिश के भी दो घटक होंगे और E2 सदिश के भी दो ही घटक होंगे, यानी दोनों के दो दो घटक होंगे। एक साइन वाला घटक होगा और एक कोस वाला घटक होगा। तो दोनों सदिशों के हमको दो दो घटक बनाने हैं। अब ये E1 सदिश है। E1 सदिश इस रेखा के साथ में, इस वाली रेखा के साथ में थीटा कोण बनाता है। ध्यान से सुनना है। E1 सदिश इस रेखा के साथ में कितना कोण बनाता है बच्चों? थीटा कोण बनाता है। कोई भी सदिश जिस रेखा के साथ में कोण बनाता है उस रेखा पर जो घटक आता है, यानी उस रेखा पर जो घटक आता है वो हमेशा कोस का होता है। एक बार दोबारा सुनिए। कोई भी सदिश जिस रेखा के साथ में कोण बनाता है उस पर जो घटक आता है वो घटक हमेशा कोस का होता है। तो E1 का इस रेखा पर जो घटक आएगा वो क्या होगा बच्चों? E1 cos थीटा हो जाएगा। यानी E1 का इस रेखा पर जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो E1 cos थीटा हो जाएगा। तो इस रेखा पर E1 का जो घटक है उसे हम क्या मान लेंगे? E1 cos थीटा। बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन घटकों के बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये E1 सदिश है। इस E1 सदिश इस रेखा के साथ में कोण बना रहा है, ये थीटा कोण है इसका। कोई भी सदिश जिस रेखा के साथ में कोण बनाता है उस रेखा पर जो घटक आता है, उस रेखा पर जो घटक आता है वो घटक किसका होता है मित्रों? वो घटक कोस का होता है। तो E1 का इस रेखा पर जो घटक होगा वो E1 cos थीटा हो जाएगा और इस E1 cos थीटा की दिशा इधर होगी। जिधर तेल लगा है उधर इस E1 cos थीटा की दिशा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इस E1 का, ये जो E1 सदिश है, इस E1 का इस रेखा के, ये जो रेखा है इस रेखा के लंबवत घटक निकालना है। ये इस रेखा के लंबवत घटक होगा। ये वाली जो रेखा है यानी जिसके साथ E1 ने कोण बनाया है उस रेखा के लंबवत ऊपर की ओर घटक निकालेंगे E1 का, क्योंकि E1 ऊपर की ओर है। ठीक है। E1 जो है वो इस रेखा के कैसा है? ऊपर की ओर है। तो इस रेखा के लंबवत ऊपर की ओर घटक किसका हो जाएगा? E1 का। और लंब वाला घटक हमेशा किसका होता है? इस रेखा के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो लंब वाला घटक हमेशा किसका होगा? साइन का। तो यहां पर घटक आ जाएगा E1 sin थीटा। एक बार दोबारा समझो बच्चों। ये E1 सदिश है, ये E1 सदिश है। इस E1 सदिश इस रेखा के साथ कोण बनाता है। तो इस रेखा पर, यानी कोई भी सदिश जिस रेखा के साथ कोण बनाता है वो आधार रेखा होती है। और आधार वाली जो रेखा होती है त्रिभुज की, आधार वाला घटक किसका होता है? कोस का होता है। तो इस रेखा पर घटक E1 का आ गया E1 cos थीटा। इस रेखा के लंबवत, ये रेखा कैसी है? लंबवत है। और लंब वाला घटक किसका होता है? साइन का होता है। इसलिए इस वाली रेखा पर E1 का sin थीटा घटक आ गया, यानी ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब आपको इसी तरह से E2 के भी दोनों ही घटक निकालने हैं।
E2 के भी आपको दोनों ही घटक निकालने हैं बच्चों। ये E2 सदिश है इधर, ये E2 जो सदिश है इस रेखा के साथ कौन बना रहा है, दोबारा ध्यान से देखिए, ये E2 सदिश इस रेखा के साथ कौन बना रहा है, तो सदिश जिस भी रेखा के साथ कौन बनाता है वो घटक किसका आता है, वो घटक हमेशा cos का ही आता है। तो इस E2 का, ये जो E2 है, इस E2 का इस रेखा के साथ कौन बन रहा है, इसलिए इस रेखा पर जो घटक आएगा वो किसका आ जाएगा, cos का। तो इस रेखा पर घटक हो गया अपना E2 cos थीटा। E2 सदिश इस रेखा के साथ ही कौन बना रहा है, तो इस रेखा पर दोबारा जब E2 का घटक निकालेंगे तो कौन सा घटक आएगा बच्चों, E2 cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो रेखा है, इस रेखा के लंबवत रेखा कौन सी, नीचे की तरफ ये, यानी इस रेखा के लंबवत नीचे की तरफ ये रेखा है। तो इस रेखा के लंबवत E2 नीचे की ओर है, इसलिए नीचे की ओर घटक आएगा E2 का। तो इस रेखा के लंबवत नीचे की ओर जो घटक आएगा E2 का वो कौन सा हो जाएगा, वो E2 sin थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 और E2 के हमने दो घटक ज्ञात कर लिए हैं। यहां पर अब यह आपको यह समझना है कि ये रेखा अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत घटक कौन से है, इस अक्ष के लंब वाली रेखा, ये लंब वाली रेखा है, तो लंब वाली रेखा पर दोनों घटक कौन से, E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। ये अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत रेखा कौन सी, ये रेखा लंबवत है, और इस रेखा पर दोनों घटक कौन से आ रहे हैं बच्चों, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। तो ये वाले घटक तो अक्ष के कैसे होंगे, लंबवत हो जाएंगे। ये रेखा अक्ष है, इस रेखा के समांतर रेखा ये वाली रेखा है, P से इधर जा रही है, तो इस रेखा पर जो घटक होंगे वो इस अक्ष के कैसे कहलाएंगे, समांतर। तो ये जो समांतर वाले जो घटक है, ये दोनों घटक समान दिशा में, यानी इनकी एक ही दिशा है, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो घटक है, ये दोनों घटकों की जो दिशा है वो कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। E2 sin थीटा की दिशा नीचे की ओर है, तो E1 sin थीटा की दिशा किधर है मित्रों, ऊपर की ओर है। तो इस तरह से आपको यहां पर घटकों में विभाजित करना है E1 और E2 को। अगर आपने सदिशों को घटकों में विभाजित करना यदि सीख लिया तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वैसे घटकों में विभाजित करना आप 11th क्लास में ही सीख चुके हैं। अब यहां पर हमको इनमें से कोई सा एक त्रिभुज लेना है, AOP, ये त्रिभुज लेने। इस त्रिभुज के अंदर ये यहां से यहां तक की दूरी A है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है मित्रों, P है। तो यहां से और यहां तक की दूरी AP और BP दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो AP और BP का जो मान है वो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, ये चित्र आपको ड्रॉ करना है। चित्र हमेशा अपनी नोटबुक के अंदर, जैसे मैं चित्र को बोर्ड पर दाईं तरफ बना रहा हूं, तो आप भी चित्र को अपने नोटबुक के अंदर दाईं तरफ ही बनाएं, जिससे इसके बाईं तरफ हमको जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो आप चित्र नोट कीजिए, हमको यहां पर जो लिखना है वो मैं लिखा देता हूं। लिखिए, चित्र में विद्युत द्विध्रुव AB दर्शाया गया है, जिसके आवेशों के बीच की सदिश दूरी तो यह है, जिसके
आवेशों के बीच की दूरी सदिश दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, कि आपको नोट करना है चित्र के बाईं तरफ। देखिए अब हमने क्या माना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला यहां पर एक त्रिभुज लेंगे ए ओ और पी, ये त्रिभुज हम ले लेंगे। इस त्रिभुज के अंदर एपी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो एपी का जो मान होगा वो बीपी के ही बराबर होगा। एपी और बीपी दोनों के यहां जो मान होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज सर्वसम है। ये कोण यहां बराबर है, ये दूरी a है, ये दूरी भी a है, ये कोण थीटा तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज कैसे बिल्कुल समान है। तो जितना AP का मान होगा उतना ही यहां पर BP का मान होगा। तो सबसे पहले हमको कोई सा भी त्रिभुज लेना है फिर से, तो हम ले लेते हैं OBP त्रिभुज में, उधर वाला ले लेते हैं, तो क्या लिखोगे आप, त्रिभुज OBP में कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी यहां पर थीटा ही होगा। ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के सामने की वजह ये लंब हो जाएगी, यानी यहां पर OP जो भुजा है ये क्या होगी बच्चों, ये लंब होगी, तो ये OB क्या हो जाएगी, आधार, तो BP क्या होगी, BP यहां पर कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण क्या होगी BP का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, किसके होगा, OB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर। BP स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है, तो BP स्क्वायर बराबर किसके होगा, OB का मान कितना है, A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, और OP का मान कितना है, R है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम अगर BP का मान ज्ञात करें तो BP का जो मान होगा वो रूट में क्या आएगा मित्रों, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और जितना मान BP का है उतना ही मान किसका है, उतना ही मान AP का भी है। तो AP बराबर BP, दोनों का जो मान है वो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट आ जाएगा। AP और BP दोनों के जो मान है वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के रूट के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा, BP का मान भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, और यहां पर AP का मान भी क्या होगा बच्चों, ये भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही होगा, यानी AP और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, AP का मान भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट होगा, और BP का जो मान है ये भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक लिखने के बाद में आपको ये ऐसा कैसा उतारना है, यानी AP और BP के जो मान है वो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहां तक आप नोट कर लोगे। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। इसमें तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं,
ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है, इस प्रकार से मान हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मानी है, E1 मानी है। तो इस आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मान ज्ञात करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है मित्रों, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम E बराबर KQ बटे R स्क्वायर सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। क्या माना हमने, P पर विद्युत क्षेत्र E1। इस तीव्रता का हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे हम। ठीक है मित्रों, ये जो तीव्रता है, इस तीव्रता का हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो E1 बराबर क्या होगा, सूत्र होता है KQ बटे R स्क्वायर। तो इस आवेश की, यानी इस वाले आवेश की इस बिंदु P से जो दूरी है, वो दूरी कौन सी है, BP है। और BP का मान ये है, BP का मान कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा, E1 बराबर KQ बटे BP का स्क्वायर हो जाएगा। BP का मान क्या होता है, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है, यानी KQ बटे रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या करना है, वर्ग। रूट के अंदर जो भी राशि है इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। तो E1 का मान यहां पर कितना प्राप्त होगा बच्चों, तो E1 बराबर हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ये अपनी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। चाहे आप BP स्क्वायर का डायरेक्ट मान रख दो, पीछे अपन ने BP स्क्वायर का मान भी ज्ञात किया, BP स्क्वायर का मान यही है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर नहीं लिखना चाहो तो BP स्क्वायर का डायरेक्ट मान क्या होता है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ये हम पीछे ज्ञात कर चुके। E1 की अगर दिशा देखें, E1 की अगर दिशा देखें तो E1 की दिशा किधर है, E1 की दिशा B से P की ओर है इधर। तो इसकी जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी बच्चों, BP दिशा हो जाएगी, यानी इसकी जो दिशा है वो किधर हो जाएगी, BP दिशा। यहां पर जो वेक्टर का चिन्ह है वो P की ओर लगाया है मैंने। P की ओर क्यों लगाया है, इधर लगाया, इसका मतलब क्या है, B से P की ओर होगी। E1 की जो दिशा है वो B से P की ओर होगी बच्चों, इसलिए वेक्टर इधर लगाया गया। ठीक है, B से P की ओर, यानी यहां पर E1 दिशा B से इधर की ओर है, P की ओर है। अब इसके बाद में माइनस क्यू आवेश की है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता का हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यानी संख्यात्मक मान ज्ञात कर रहे हैं। और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना है, E2। तो E2 का मान क्या होगा, परिमाण ही ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। सूत्र होता है KQ बटे R स्क्वायर। अब की बात दूरी कौन सी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, AP, और AP का मान, AP स्क्वायर का मान भी कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही है। तो ये माना जाएगा KQ बटे AP स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 2। AP स्क्वायर का मान क्या है, पीछे ज्ञात कर चुके हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डायरेक्ट रख दिया।
इसकी अगर दिशा देखें तो इसकी दिशा P से इधर की ओर है। इसकी दिशा किधर है बच्चों? P से इधर है। E2 का, E2 पर जो चिन्ह लग रहा है तीर का वो नीचे की ओर है, P से A की ओर है। तो दिशा कैसे लिखोगे? PA दिशा, यानी P से A की तरफ। ठीक है, यहां तक इसे नोट कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम ज्ञात कर चुके हैं, नोट कर लो आप इसको। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको यहां तक समीकरण 2 तक नोट कर लेना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखते हैं तो दोनों समीकरण बराबर हैं, यानी E1 का परिमाण और E2 वेक्टर का जो परिमाण है दोनों कैसे हैं मित्रों? बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 का मान KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है और E2 का मान भी KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। दोनों का मान बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं? E1 बराबर किसके? E2 के, और इसका मान किसके बराबर है मित्रों? KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर, यानी दोनों की वैल्यू कैसी है? बराबर है और इस मान के बराबर है। ठीक है, इसको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी E1 और E2 के जो मान है वो कैसे मित्रों? बराबर है, समीकरण 1 और 2 से। इसके बाद में हमने क्या किया है? अपने पास ये E1 E2 के घटकों में इनको विभक्त किया गया है। E1 के दो घटक प्राप्त हुए। इस E1 का एक घटक E1 cos थीटा आया था, दूसरा घटक E1 sin थीटा आया था। E2 को भी हमने घटकों में विभाजित किया है। E2 के दो घटक आए हैं, इस E2 का एक घटक E2 cos थीटा आया है और इस E2 का एक घटक यहां पर E2 sin थीटा आया है। यानी E1 और E2 की जो दिशाएं हैं, E1 E2 के परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं कैसी है बच्चों? अलग अलग है। इसलिए E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को हम घटकों में विभक्त करते हैं। जब घटकों में विभक्त किया जाता है तो यहां पर ये जो अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत जो घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है। E1 E2 दोनों बराबर ही हैं, तो ये वाला E1 sin थीटा का परिमाण और E2 sin थीटा का परिमाण दोनों एक दूसरे कैसे मित्रों? बराबर है, लेकिन इनकी दिशा कैसी? अपोजिट है। तो ये घटक और ये वाला घटक तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा। E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि E2 E1 के बराबर है, तो इस E2 की जगह आप E1 sin थीटा रख सकते हो। E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, एक E1 sin थीटा नीचे की ओर है, तो यहां पर दोनों की दिशा कैसी? विपरीत है, और विपरीत दिशा में होने से ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा इधर है और E2 cos थीटा भी इधर है, परिमाण तो इनके भी बराबर है लेकिन इन दोनों की एक ही दिशा है, और जब दो सदिश घटकों की दिशा समान होती है तो वो दोनों घटक आपस में जुड़ जाते हैं। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों सदिश घटकों की दिशा कैसी है मित्रों? समान है, इसलिए ये दोनों तो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। जबकि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, इनकी दिशा कैसी है? विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो आपको आगे नोट करना है, लिखना चालू कीजिए। इसके बाद में लिखिए E1 वेक्टर है E2 वेक्टर के परिमाण समान परंतु दिशा अलग अलग है, अतः
इन्हीं घटकों में विभाजित करने पर, अतः इन्हीं घटकों में विभाजित करने पर अक्ष के लंबवत घटकों, अक्ष के लंबवत घटकों के परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण अक्ष के लंबवत घटक लिखो। अक्ष के लंबवत घटक के परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। परस्पर निरस्त हो जाते हैं, यानी यहां पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वाले जो घटक हैं ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अगले को जबकि अक्ष के समांतर वाले घटक है, अक्ष के समांतर घटक है, एक दिशा में होने के कारण, एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ करके, आपस में जुड़ करके बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है, E1 sin थीटा वाला घटक ऊपर की ओर, E2 sin थीटा वाला घटक नीचे की ओर है। दोनों के परिमाण समान है बच्चों, दिशा विपरीत है, एक दूसरे को खत्म करेंगे। E1 cos थीटा वाला घटक इधर है, E2 cos थीटा वाला घटक भी इधर है। दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दिशा कैसी, एक ही दिशा है। इस कारण से दोनों घटक आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे और जुड़ करके P पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को ये दोनों घटक व्यक्त करेंगे, केवल ये दोनों घटक। ये वाला घटक तो इससे निरस्त हो गया है, इन दोनों का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में दोनों जुड़ेंगे और जुड़ करके बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा उसको ये दोनों घटक व्यक्त करेंगे। यानी इस घटक को अगर इसमें जोड़ दिया जाता है तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हो जाएगी। यहां पे नोट कर लिया। अब इसके बाद हमको P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगली लाइन से लिखो, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको दो घटक व्यक्त करेंगे केवल, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो E बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ करके P पर कुल विद्युत क्षेत्र को ये व्यक्त करेंगे।
E1 और E2 दोनों बराबर है, तो इस E2 की जगह आप E1 रख सकते हो। तो E बराबर हो गया E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 कैसे हैं, दोनों बराबर है। ये हम ज्ञात कर चुके हैं पहले ही, E1 E2 बराबर है। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना E1 cos थीटा हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। तो E बराबर हो गया 2E1 cos थीटा। ये समीकरण अपने 3 आ जाएगी। तो ये यहां पर बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब हमारे पास यहां पर E1 का मान है, समीकरण 1 में E1 का मान है, cos थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो cos थीटा का मान हम इस त्रिभुज को ले लेंगे AOP, और AOP त्रिभुज में cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखिए आगे, त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है मित्रों, आधार बटे क्या होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये कौन थीटा है, तो थीटा के सामने ये वाली भुजा OP हमेशा लंब होगी, यहां पर OP लंब है, तो ये आधार हो जाएगा AO। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा AO बटे कर्ण, कौन सी भुजा होगी, कर्ण ये हो जाएगी AP। तो AO बटे AP, ये cos थीटा का सूत्र हो जाएगा इस त्रिभुज में। AO का मान कितना है, AO का मान A के बराबर है, और AP का मान कितना है, रूट में कितना है, r² प्लस a²। तो ये है बटे में रूट r² प्लस a²। यानी इस वाले त्रिभुज से AOP से हम cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो cos थीटा का मान अपने पास क्या आ गया मित्रों, cos थीटा बराबर A बटे रूट r² प्लस a² आ गया। इस मान को समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में मान रखने पर, अगर समीकरण 3 में मान रखते हैं तो क्या मान आता है, E बराबर 2, E1 का मान क्या है मित्रों, KQ बटे r² प्लस a²। ये तो E1 का मान है, समीकरण 1 से मान रखा है। यहाँ E1 की जगह आप क्या रख रहे हो, KQ बटे r² प्लस a²। ये समीकरण 1 से मान रखा है। cos थीटा का मान ये मान है, इस मान को रखो, क्या आ जाएगा, A बटे रूट r² प्लस a²। r² प्लस a² की इस पूरे की एक घात यहां पर है, r² प्लस a² की इस पूरे की एक घात तो यहां पर है, और 1/2 घात यहां पर है। दोनों घातें जुड़ेंगी, एक में जब 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2। तो E बराबर 2KQA बटे में यहां पर r² प्लस a² की घात आ जाएगा मित्रों 3/2। r² प्लस a² की एक घात ये रही, और 1/2 घात ये रही। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात। तो एक में जब 1/2 जोड़ोगे तो कितना आता है, 3/2, यानी 3/2 हो गया। ठीक है, यहां तक अपना क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेना। ए का जो मान है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, आर तो बहुत आगे है ये बिंदु, यानी ओ से पी की दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन अपने पास जो दोनों आवेश होते हैं द्विध्रुव में, उनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, ये हम जानते हैं। तो ए का मान आर से छोटा है, तो a² को r² के सापेक्ष क्या मान लेंगे बच्चों, नगण्य। r बड़ा है a से, तो r² बहुत बड़ा हो जाएगा a² से, तो क्या लिख देंगे, यानी इस a² को इस r² के सापेक्ष आप नगण्य मानोगे, तो यहां से a² हट जाएगा, केवल r² बचेगा। तो E बराबर इस 2 को a के साथ ले जाओ, ये 2a हो जाएगा, k 2a क्यों, ये हो जाएगा
बटे में आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर ए स्क्वायर को नगण्य माना तो ये लगभग 0 के बराबर हो गया स्क्वायर, इसका कोई महत्व नहीं है। आर स्क्वायर की घात कितनी है 3/2 है, तो आर स्क्वायर की घात आ गई मित्रों 3/2। ए स्क्वायर को नगण्य मान करके छोड़ दिया, यह लिख देंगे साइड में, क्योंकि ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर ए स्क्वायर हटा दिया। दो बात यहां पर है, इस 2 को 3/2 से गुणा करोगे 2 से 2 बढ़ जाएगा, 3 घात बचेगी। E बराबर K। 2a को अगर Q से गुणा करें तो किसका माना जाता है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का माना जाता है। 2aq किसके बराबर होता है? P के। तो इस 2aq की जगह आप क्या रखोगे? P। ये P हो गया। आर स्क्वायर की घात 3/2 है, 2 को जब 3/2 से गुणा करोगे 2 से 2 बटेगा, 3 बच जाएगा, तो यहां पर आर की घात 3 बचेगा। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो ये वाला मान आ जाएगा। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष बराबर Kp बटे आर की घात 3 आ जाएगी मित्रों। अगर इसका सदिश रूप लिखें, यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है, इसको अगर सदिश रूप में लिखते हैं तो ई सदिश राशि है तो ई पर भी वेक्टर आएगा। ई कैसे राशि है मित्रों? सदिश राशि है तो ई पर वेक्टर आ गया। के ऐसा कैसे रहेगा? पी सदिश राशि है तो आप ई पर वेक्टर लगाओगे, बटे में आर की घात 3 लिखोगे। लेकिन आपको अब यहां पर यह देखना है कि ई की दिशा और पी की दिशा समान है क्या? ई की दिशा देखो, ई की दिशा इधर से इधर की तरफ है, ये पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है मित्रों। ई की जो दिशा है वो पी से इधर की ओर है, दोनों घटक इधर ही है, पी से इधर की तरफ दोनों घटक E1 cos θ भी और E2 cos θ भी। तो ई की दिशा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर होगी, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। यहां ये माइनस आवेश है, यहां ये प्लस आवेश है, तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी, यानी P वेक्टर की दिशा तो होगी इधर। P वेक्टर की दिशा इस बिंदु से इधर की तरफ होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, यानी दोनों की दिशा एक दूसरे के कैसे है? विपरीत है। तो विपरीत दिशा को व्यक्त करने के लिए यहां पर चिन्ह कैसा आएगा बच्चों? यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस का चिन्ह किस चीज को व्यक्त करेगा? ये माइनस का चिन्ह यहां पर इस बात को दर्शाएगा कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है, यानी यहां पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर के कैसे होगी? विपरीत दिशा में होगी। यहां पर P किसका मान है? 2a होगा। P बराबर किसके है? 2a के। ये इसके साइड में लिख देंगे। K का मान अगर रखना चाहें तो P निरक्ष बराबर माइनस आ जाएगा, K की जगह आप रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का मान होता है, साथ में क्या आएगा? P वेक्टर बटे में R की घात 3। तो इस तरह से हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक हम नोट कीजिए। इसके नीचे आपको क्या लिखना है कि माइनस का चिन्ह किस बात को दर्शाता है? तो इसके नीचे आप लिख दोगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। इस व्यंजक को नोट करने के बाद बच्चों आपको क्या लिखना है? ये जो माइनस का चिन्ह है किस बात को दर्शाता है? ये ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है, ये ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कैसी होती है मित्रों? विपरीत होती है। ठीक है, ये इसके बाद आपको एक लाइन नोट करनी है। अगर निरक्ष पर और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यदि संबंध देखा जाए तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के का जो सूत्र था उस सूत्र के अंदर मान क्या था? इसको मैं साफ कर देता हूं, नोट कर लेना आप इसको वीडियो को पॉज करके। ये टॉपिक खत्म हो चुका है, संबंध देख रहे हैं।
ई अक्ष व ई निरक्ष में संबंध, क्या संबंध होगा? ई अक्ष क्या होता है, सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, 2kp बटे r की घात 3। ई निरक्ष क्या होता है, क्या होता है, kp बटे r की घात 3। ये kp बटे r की घात 3 है, जबकि ये 2kp बटे r की घात 3 है। यानी अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की तीव्रता की कितनी है, दोगुनी। इस kp बटे r की घात 3, यहां पर ये जो kp बटे r की घात 3 है, इसकी जगह हम ई निरक्ष रख सकते हैं। तो ई अक्ष बराबर हो जाएगा 2 गुणा ई निरक्ष। तो ये इन दोनों में मित्रों संबंध प्राप्त होता है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो आज हमने यहां पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।